हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई नीट और उनके लिए प्रिपरेशन जो शुरू से बेसिक से होती है दैट इज फाउंडेशन कोर्स, इन सब के वीडियो लेक्चर्स, इन सब की तैयारी आपको मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री में करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस नहीं पे करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए, आज का लेक्चर जो होगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही चौथा वीडियो है, जिसमें हम लोग ऑर्बिटल के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ओके, सो ये हमें बताता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, किस तरीके से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑर्बिटल्स क्या है, और जो भी हमने चीजें, जैसे कि या तो हो सकता है कि आप लोगों ने डीपीपी में उसके बारे में सुना होगा, हुन्स रूल है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ऑफबाउ प्रिंसिपल है, वो सारी चीजें यहाँ पे इस लेक्चर में हम डील करेंगे। चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल के बारे में आपको बता दिया जाए कि टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको मिलेंगे। सबसे पहले, जैसा कि ये एक टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल से डील कर रहा है। उसके बाद आपको डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहाँ पे मिलेंगे। जिस दिन वीडियो रिलीज होगा उसी दिन उसकी डीपीपीज मिलेंगी आपको। इन डीपीपीज के बाद आपको नेक्स्ट डे पे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, वो भी वीडियो के फॉर्म में होगा, और ये चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। ओके, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, यहां पे 500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, जिससे आपके पास एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। फिर आता है डाउट सॉल्विंग सेशन, जितने भी डाउट्स हैं उन्हें कहीं नोट करके रखिए। जब डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे तो आप लाइव सेशन में अपने टीचर्स से उसके लिए इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर आते हैं वीकली टेस्ट पेपर्स चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज आपके यहाँ पे टेस्ट होंगे, जिसमें आपको टेस्ट किया जाएगा कितने कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए, कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग आप में एबिलिटी आ चुकी है, और कितना कंसेप्ट्स को आप अप्लाई कर पा रहे हो। ओके, देन गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, यहाँ पे पेपर पैटर्न के लिए गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए गाइडेंस, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो सारी चीजें यहाँ पे इस चैनल पे डिस्कस की जाएंगी। चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन, चैप्टर वाइज आपको वन शॉट रिविजन मिलेंगे, जिसमें पूरी समरी हुआ करेगी वीडियो आपके एक चैप्टर की, और वो समरी अगर आपने सुन ली तो आपका एक तरीके से पूरा चैप्टर का ओवरव्यू हो जाएगा। तो पहले हमें कंसेप्ट वीडियोस या ये टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने हैं, उसके बाद ही समरी को देखना है। ओके, और फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो अब आपको जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम ये देखेंगे कि भाई अब आपको कितना समझ आया है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मतलब एक टेस्ट, काफी सारे ढेर सारे टेस्ट लगातार होंगे जो अब आपको प्रिपेयर करेंगे आपके आने वाले जेईई और नीट के लिए, क्योंकि ये फाउंडेशन है। अगर आपने यहां से अच्छे से समझ लिया तो जेईई नीट की प्रिपरेशन आपके लिए और आसान हो जाएगी। ठीक है, देखिए, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन। चलिए, इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग ऐसे कंटेंट के साथ चलते चलते समझते जाते हैं। सिंस एटॉमिक ऑर्बिटल इज अ 3-dimensional स्पेस that represents the maximum probability of finding an electron, it is difficult to give a pictorial representation of the orbital. एक pictorial representation orbital की देना मुश्किल है, और orbital एक ऐसा 3-dimensional space होता है जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की सबसे ज्यादा probability होती है। ओके, so we'll mention maximum probability of finding an electron। तो यहां पे इस orbital में आपको इलेक्ट्रॉन की मिलने की सबसे ज्यादा probability होती है। ठीक है, देन an atomic orbital can be generally represented by a shaded figure in which the intensity of shading indicates the probability of finding an electron in that area। तो क्या करते हैं, इसको पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑर्बिटल का, और फिर उसमें शेडिंग करते हैं। तो जितना ज्यादा डार्क शेड होगा उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी वहां उस इलेक्ट्रॉन में, वहां उस एरिया में इलेक्ट्रॉन के मिलने की। इस तरीके से कुछ यहां पे सिस्टम चलता है हमारा ऑर्बिटल्स में। ठीक है, कि जितना ज्यादा शेडिंग हमने उसमें की होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की उतनी ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, आगे। अच्छा, यहां पे एक डायग्राम दिया हुआ है, देखिए, एस ऑर्बिटल का, जो कि स्फेरिकल है। ओके, ये स्फेरिकल है, और जहां वो शेडेड पार्ट दिख रहा है, पूरे शेडेड पार्ट में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। क्लियर, आगे। शेप्स और बी ऑफ द ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा अभी समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आगे आपको और आसानी हो जाएगी चीजों को समझने में। सो व्हेन अ बाउंड्री इज ड्रॉन एनवेलपिंग द रीजन विद मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ शेडिंग, द रिजल्टेंट ऑर्बिटल डायग्राम इज कॉल्ड द बाउंड्री सरफेस डायग्राम। बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्या होता है, जब आप शेडिंग कर देते हो तो जो हाई इंटेंसिटी की शेडिंग वाला एरिया है, अगर आप उसकी बाउंड्री खींच दो तो आपको ऑर्बिटल का शेप मिल जाएगा। ओके, और इसी को हम लोग बाउंड्री सरफेस डायग्राम बोलते हैं।
क्लियर? आगे, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन बी कन्वीनियंटली रिप्रेजेंटेड बाय दीज बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स, और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनको इन्हीं बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, फिर एस ऑर्बिटल्स। सो एस ऑर्बिटल क्या होते हैं? सबसे पहला है जो एसपीडीएफ है ना, हमने पढ़ा है एसपीडीएफ, ठीक है। सो एसपीडीएफ में जो सबसे पहला एस आता है उसके बारे में अब हम यहां पे बात करेंगे। तो देखिए, दीज ऑर्बिटल्स हैव ओनली वन ओरिएंटेशन एंड दे आर स्फेरिकल। इनका ओरिएंटेशन सिर्फ एक ही होता है और ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। Okay, the spherical region wherein the probability of finding an electron is zero are called nodal regions. इस एरिया में जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है उनको नोडल एरियाज बोला जाता है या नोडल रीजन्स बोला जाता है। ठीक है, सो नोडल रीजन्स कहां है? जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो, कि भाई यहां पे तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, तो वहां पे नोडल रीजन होता है। ठीक है, सो अगर आप इसे याद रख लें तो बहुत अच्छा होगा। ओके, द स्फेरिकल रीजन वेयर इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो आर कॉल्ड नोडल रीजन्स। ठीक, आगे, फॉर एन एस ऑर्बिटल ऑफ nth मेन एनर्जी लेवल, मतलब कोई भी nth लेवल है, एनर्जी लेवल जैसे होता है ना अपना KLMNO, तो हमने उसको n दे दिया कि XYZ हमारा कोई भी ऑर्बिट हो, the number of nodal region is given by n-1 where n indicates the main energy level। अगर आपको number of nodal region निकालना है तो आप क्या करोगे? सीधा सीधा n-1 कर दोगे, जहां n की जगह क्या आएगा? जो हमारे number of shell होगा, तो जो भी number of shell होगा that would be n-1 कर दो, तो आपको वहां nodal regions पता चल जाएंगे कि भाई उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने नोडल रीजन्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और यहां पे भी देख लीजिए, दिस इज द बाउंड्री सरफेस डायग्राम, मतलब यहां पे अंदर हमने शेडिंग करके रखी हुई थी, तो इस शेडिंग की हमने बाउंड्री बना दी और ये हमें बाउंड्री सरफेस डायग्राम एस ऑर्बिट का, हमारे सब शेल का, हमारे एस सब शेल का मिल गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स में p ऑर्बिटल, ठीक है, अब s के बाद आता है p। सो दे हैव टू लोब्स एंड देयर आर थ्री ओरिएंटेशंस। दो लोब होते हैं, ठीक है, एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है, बट इन दो लोब्स के भी तीन तरह से ओरिएंटेशन है। अब भाई चलो s में तो कोई ओरिएंटेशन होने के चांस ही नहीं थे, ऐसा रखो या ऐसा रखो या ऐसा रखो, घूम फिर के बनेगा तो वो स्फीयर ही। बट यहां पे अगर आपने लोब्स को अरेंज कर दिया अलग अलग तरीके से, सो यू वुड गेट थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट। ये वाला देखो, ये वाला देखो और ये वाला देखो, हमें तीन अलग अलग तरह के मिल रहे हैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे भाई कि जो तीन ओरिएंटेशन इनके होते हैं और दो लोब्स होते हैं, फॉर p ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंटेड एज px, py एंड pz। ओके, सो px, py और pz से हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, द सबस्क्रिप्ट्स x, y एंड z रेफर टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस अलोंग विथ the density of electrons of the respective orbital is maximum। उस respective orbital की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जिस ओरिएंटेशन में ज्यादा मिल रही होगी उसके बेसिस पे XYZ बोला है। आपने पढ़ा होगा ना, वैसे भी ये मैथ्स में पढ़ते हैं, XYZ प्लेन्स जो होते हैं हमारे अलग अलग, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, तो उसके लिए हमने वो XYZ एक्सिस हमारे वही है, P हमारा ऑर्बिटल है, P ऑर्बिटल में दो लोब्स होते हैं। अब लोब का जो ओरिएंटेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा कि वो PX है, वो PY है या PZ है, ठीक है। और हमारे पास देखिए यहाँ पे बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स P ऑर्बिटल्स के तीनों के दिए हुए हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको शेडिंग भी मिलेगी कि इन हिस्सों में और इधर वाले में, फिर इन हिस्सों में, यहां पे हमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स को देखने की, ठीक है। आपको यहां पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे ये चीज पे, ठीक है। सो हमने ये कर लिया। नाउ द p ऑर्बिटल्स आर डम्बल शेप्ड, द सरफेस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो इज कॉल्ड नोडल प्लेन। अब वहां पे हमने अभी किया था नोडल रीजन, वहां रीजन में था। अब जिस सरफेस पे हमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है तो हम उसको नोडल प्लेन बोलते हैं, ठीक है, हम उसको नोडल प्लेन बोलते हैं। और एक चीज कि भाई जो p ऑर्बिटल्स होते हैं आप देखो वो डम्बल शेप के हैं, ओके, दे आर इन द शेप ऑफ डम्बल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द px ऑर्बिटल yz इज द नोडल प्लेन, ठीक है। अगर हम बात करें px के लिए तो y और z, ये देखिए y और z ये दो हैं, ये px के लिए, तो px पे देखो x आपको मिल रहा है, p इज द ऑर्बिट,
x इज दी लोब वो ओरिएंटेशन। तो x पे आपको देखो ये मिल रहा है, इधर इधर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहां पे z और y जो है ये नोडल प्लेन हो जाएंगे, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0। आगे देखो इसमें ये pz के लिए है, तो z वाला जो एक्सिस है उसके ऊपर ये प्रेजेंट है हमारा y, और जो x है ये खाली है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये खाली है, इसमें नोडल प्लेन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ओके, और फिर नेक्स्ट अगर आप आ जाओ तो py के लिए देखो, py में y के ऊपर तो लोब बना हुआ है, बट ये जो z है और जो ये x है ये खाली पड़ा हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ y पर है, तो ये दो नोडल प्लेन्स हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीजें बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ठीक, आगे अब आता है d ऑर्बिटल। ठीक है, सो d ऑर्बिटल में वी से दैट वी हैव 5 d ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो अब ये 5 तरह के d ऑर्बिटल्स देखो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग अरेंजमेंट्स के साथ। दिस इज dyz, dxz, dxy, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख भी देता हूं थोड़ा सा, ये है dyz, ये है dxz, ये है dxy, ये है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और ये है dz स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए हमारे 5 d ऑर्बिटल्स, क्योंकि हम d सबशेल जो हमारा है उसको बनाते भी ऐसे है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। सो dxy, एक dxy, एक dyz, एक dxz, फिर एक dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और एक dz स्क्वायर। इस तरीके से ये 5 प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स d सबशेल में। ठीक है, चलिए आगे। सो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय 5 d ऑर्बिटल्स, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। क्लियर? आगे, द ऑर्बिटल्स dxy, dyz and dxzx have 4 lobes and these lobes lie symmetrically between the coordinate axes. For example, the lobes of dxy lie symmetrically in between x axis and y axis. ठीक है, सो हम यहां बात कर रहे हैं dxy की, ये है dxy। अब देखो ये x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, दोनों पे लोब्स लाई कर रहे हैं, 4 लोब्स होते हैं उसमें, तो 2 लोब्स जो है वो x एक्सिस पे हैं और 2 जो है वो y एक्सिस में, और वो भी कैसे हैं आप ध्यान से अगर देखेंगे इनको। सो x और y के ये है एक बीच में देखो, ठीक है, इसलिए इसको xy बोला है ना हमने, x और y के बीच में। फिर एक ये देखिए, ये रहा। ठीक है, सो इनके और इनके बीच में मतलब y और x का लाइन, फिर उसके बाद ये y की और ये x की लाइन, तो इनके बीच में ये लोब है, फिर x और y ये है और x और y ये है। तो x और y के, जैसे ये x है और ये y है, तो इन दोनों के बीच में लोब होगा। ठीक है, dxy में। सिमिलरली dyz में y और z के बीच में होगा और dxz में x और z के बीच में होगा। ठीक है, तो देखिए हर जगह पे बल्कि dyz बहुत अच्छा दिख रहा है, y और z के बीच में ये रहा लोब, फिर उसके बाद ये x और y है एक। ठीक है, तो इन एक मिनट, ये कौन सा है, dy और z। ओके, सो y हमारा क्या हो गया, ये हो गया, और z हो गया ये, तो मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में एक लोब ये रहा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच का एक लोब ये रहा और इन दोनों के बीच का एक लोब ये रहा। सो x और y की, x और y और z की ही लाइन के बीच में हमारे सारे लोब्स लाए कर रहे हैं। वैसे अगर आप xz को देखोगे तो ये है x और ये है z। अब देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। हमारी वो जो 2 लाइनें हैं, हर सब लाइंस के बीच में ये लोब्स बने हुए हैं, तो वो यही बता रहा है कि ये x और y के बीच में, एक y और z के बीच में और एक z और x के बीच में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले ने x एक्सिस को पूरा जकड़ लिया है अच्छे से, और इसने y एक्सिस को पूरे को जकड़ लिया है। तो पूरे तरीके से एक एक्सिस, ये एक x एक्सिस पर है और एक y एक्सिस पर है। और अगर हम नेक्स्ट वाले की बात करें, इधर वाले की, तो आप देखें z वाले पे ही हमें सारे जो है वो लोब्स मिल रहे हैं, तो इस वजह से इसे dz स्क्वायर बोला है। क्लियर? सो द ऑर्बिटल्स dxy, yz और zx जो है, ये समझ आ गया आपको कि 4 लोब्स हैं इसमें। इनके लोब्स जो है वो सिमेट्रिकली कोऑर्डिनेट्स के बीच में लाए करते हैं। जो dx का है वो x और y के बीच में लाए कर रहा है। नेक्स्ट, द ऑर्बिटल dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑल्सो हैज 4 लोब्स अलोंग x एक्सिस and y axis. The orbital dz square
has a unique shape with two lobes along z axis and a belt like space centered in the x and y plane. Each d orbital has two nodal planes. अब ध्यान से देखना, यहां आप देखो, एक तो आपको लोब ये दिख रहा होगा, एक आप देखो ये बना हुआ है बीच में बेल्ट जैसा, ये किसी के ऊपर नहीं है, ये x और y का जहां इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे प्रेजेंट है, तो हमने इनको बोल दिया है dz²। एक z के पूरे पूरे ऊपर है और एक ने बीच में ऐसा बेल्ट जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है, तो दिस इज dz²। क्लियर? ओके। ईच d ऑर्बिटल हैज टू नोडल प्लेन्स, और हर d ऑर्बिटल के पास दो नोडल प्लेन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? ओके, नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स. The distribution of electrons in the different orbitals belonging to different energy levels of an atom is the electronic configuration of the atom of the given element. भाई क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जीज के हिसाब से अलग अलग एनर्जी लेवल्स में बैठे हुए हैं, तो वो अलग अलग एनर्जी लेवल्स में बैठना, यही चीज कहलाती है भाई उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है कि एनर्जी, जैसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो उस ऑर्बिट में जाके बैठ जाएगा। ओके, देन the electrons are arranged in an atom in the various shells around the nucleus. न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को हमने डाल के रखा हुआ है। The last shell or the outermost shell from the nucleus with electrons is called valence shell. अब वो वैलेंस शेल क्या होता है? जो न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल होता है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ये प्रेजेंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो वाला आउटरमोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल को एक और नाम देते हैं हम लोग अल्टीमेट शेल। इसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट शेल। ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसे अल्टीमेट शेल बोलते हैं। आगे, द शेल इनर टू दिस इज कॉल्ड पेनल्टीमेट शेल। तो इस शेल के, ये जो बाहर वाला शेल है ये तो अल्टीमेट हो गया, इस शेल के अंदर जो शेल है इसे बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। जस्ट इनर टू दी अल्टीमेट। तो पहले अल्टीमेट, फिर पेनल्टीमेट और फिर एंटी पेनल्टीमेट। ओके, तो ये तीसरा आ गया एंटी पेनल्टीमेट शेल। और एंटी पेनल्टीमेट शेल जो होता है वो पेनल्टीमेट के भी अंदर होता है। सो दिस इज अल्टीमेट, दिस इज पेनल्टीमेट एंड दिस इज एंटी पेनल्टीमेट। ये देखिए लिखा भी हुआ है, एंड द वन इनर टू द पेनल्टीमेट इज कॉल्ड एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो ये हमारे तीन शेल इस तरीके से हो गए। Okay, now some rules have been laid for writing the electronic configuration of electrons. ठीक है, so इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम towards our next slide. See, the filling of electrons in various shells can be done according to बोहर-बरी स्कीम। बोहर-बरी स्कीम के हिसाब से which is 2n², हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। जैसे कि सबसे पहला शेल है हमारा K, फिर L, फिर M, फिर N, फिर O भी मान लिए। ठीक है, फिर अब हम इसको करेंगे नंबरिंग। हम n का नंबर दे देते हैं, तो ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ये n लिखे हैं मैंने ना, ये n के नंबर्स हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2n²। ओके, सो 2 इंटू 1 इंटू 1, सो 1 1 ज़ा 1 एंड 1 2 ज़ा 2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए। फिर अब n यहाँ पे 2 है, तो n की जगह आप 2 डाल दो। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, यहां 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ओके, यहां पे देखिए 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, यहां 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर n की जगह 4 डालो, तो 4 4 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32, तो यह हमारा हो गया 32 इलेक्ट्रॉन। लास्ट आता है 5, तो 5 को यहां डालो, 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 50, सो 50 इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए। सो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो एज पर दी बोहर-बरी स्कीम। ओके, ये बोहर-बरी ने मिलके ये स्कीम दी थी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। According to this, the maximum number of electrons that can be accommodated in any shell is given by 2n²। ये दिया हुआ है, वहां पे भी लिखा है where n represents the number of the shell। ये हमने n को देखे नीचे number of shells लिख दिए हैं। The maximum number of electrons that can be filled in the valence shell is 8। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं वो 8 है। That in the penultimate shell is 18 and the anti-penultimate shell has a maximum capacity of 32 electrons। तो अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आउटर मोस्ट शेल होगा ना, उसमें हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, चाहे वह आउटर मोस्ट शेल ये ही क्यों ना हो।
आउटर मोस्ट शेल में 32 यहां पे दिया हुआ है, जैसे समझ लो एन शेल जो है वो आउटर मोस्ट है, ठीक है। तो हमें ये मतलब नहीं है कि आउटर मोस्ट में 32 होना, हमारा आउटर मोस्ट अगर एन आ रहा है तो उसमें 8 होंगे, अगर एम आ रहा है तो भी उसमें 8 होंगे, एल आ रहा है तो उसमें 8 होंगे, बट अगर के आ रहा है तो के में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं होते। तो के शेल इफ इट इज द आउटर मोस्ट शेल इट वुड हैव 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी एल एम एन ओ जितने भी शेल होंगे सब में 8 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम आउटर मोस्ट शेल में होंगे। अगर ये वाला शेल आउटर मोस्ट है तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होगा। क्लियर? चलिए आगे। The study of the atomic spectra provided the information about the relative energies of the atomic orbitals। जब हमने atomic spectra वो स्पेक्ट्रोस्कोपी करी थी एक स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू, एक इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोस्कोप, हमने भी पिछले लेक्चर्स में उसे पढ़ा भी था, ठीक है। तो उसके थ्रू जब हमने स्टडी करी तो हमने ये देखा कि जो हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा मिला, ठीक है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अलग अलग एनर्जीज को दिखाता है, एनर्जीज को दर्शाता है, ठीक है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट मेन एनर्जी लेवल्स वाज गिवन बाय ऑफबॉ प्रिंसिपल। ऑफबॉ ने एक प्रिंसिपल दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो जो एटॉमिक एनर्जीज है ना अलग अलग शेल्स की, उनमें भी स्प्लिटिंग है अलग अलग, जैसे एसपीडीएफ। तो एसपीडीएफ की एनर्जीज भी अलग अलग होती है, एस की थोड़ी कम होती है, पी की ज्यादा होती है, डी की ज्यादा होती है, एफ की और ज्यादा होती है। एक स्पेसिफिक शेल की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप थर्ड शेल के पी को फिफ्थ शेल के एस से कंपेयर करो। तो ऑब्वियस ही चीज है उस केस में, जैसे कि देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, अगर हमने ले लिया 3p और 5s तो ऑब्वियस ही चीज है 5s की एनर्जी ज्यादा होगी, भले ही वो s हो, वरना एनर्जीज कैसे होती हैं, एसपीडीएफ ऐसे, जिसमें एस की कम, फिर पी की ज्यादा, फिर डी की ज्यादा, फिर एफ की और ज्यादा। तो अब एस यहां पर है, ऐसे तो हमने बोला एस की कम है, पी की ज्यादा होना चाहिए, बट आप ये भी तो देखो शेल कौन सा है, फिफ्थ शेल जो होता है, फिफ्थ शेल की एनर्जी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी, तो 5s की एनर्जी 3p से ज्यादा होगी। क्लियर हुआ? ओके, सो ये हमने देख लिया कि भाई अलग अलग एनर्जी लेवल्स की जो ये फीलिंग थी ऑफबॉ नाम के एक साइंटिस्ट ने दी थी, एंड दैट वाज नोन एज द ऑफबॉ प्रिंसिपल। ओके, ये डीपीपी जो हमने इससे पहले का जो लेक्चर था उस इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में जिसमें हमने ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, उसमें हमने डीपीपी जो उससे लगी हुई करी थी, वहां पे ये कुछ ऑफबॉ प्रिंसिपल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो ऑफबॉ प्रिंसिपल क्या होता है भाई, कि जो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगी वो हमेशा इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से होगी। पहले ये ऑर्बिटल बढ़ेगा जिसकी एनर्जी कम है, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, इस तरीके से कम एनर्जी से ज्यादा की तरफ धीरे 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 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। तो पहले कम शेल वाले, कम एनर्जी वाले में फिलिंग होगी, फिर ज्यादा एनर्जी वाले में फिलिंग होगी। Okay, so Aufbau is a German expression that means building up of a construction according to Aufbau principle. The orbitals are filled up with the electrons in order of their increasing energy. तो increasing energy के हिसाब से electrons की filling की जाती है, and the order of filling up of various orbitals can be represented in the form of molar diagram. ठीक है, तो ये जो molar diagram है इसके थ्रू फिलिंग होती है। कैसे? देखो, सबसे पहले ये भरेगा 1s, फिर धीरे से यहां से ले आइए, फिर भरेगा 2s, फिर यहां उसको लेके आइए, फिर भरेगा 2p, फिर जाएगा 3s, फिर जाएगा 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इसको हम एक काम करते हैं, लिखते जाते हैं इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, हम इसको यहां लिखते हैं। ठीक है, सो 1s, 2s, 2p, 2p, 3s, 3p, okay, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p. So 4s, 3d, 4p, okay. Then 5s, 4d, 5p, 5s, 4d, 5p, 6s, 6s, और फिर आगे वही 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s, ऐसे चलते जाते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले फिलिंग इसमें होगी क्योंकि ये फर्स्ट शेल है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, कई जगह पे अलग अलग शेल्स में भी फिलिंग हुई है, जैसे कि यहां देखिए 3p के बाद फिलिंग होती है 4s में, बल्कि फोर्थ शेल बाद में आता है, और 3p के बाद 4s में फिलिंग होती है, और फिर वापस थर्ड शेल के d ऑर्बिट में होती है, हमारे d सब शेल में होती है। ठीक है, सो पहले 3p,
फिर 4s, फिर 3d। इससे हम क्या समझे कि 4s की एनर्जी जो है वो 3d से कम है, तो पहले 4s भर आता है, फिर 3d, फिर आगे देखिए 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, अब 4p के बाद आना चाहिए था 4d, बट आया यहां पे 5s पहले। इसका मतलब 5s की एनर्जी जो है वो 4d से कम है, तो पहले 4d की फिलिंग, पहले 5s की फिलिंग होगी, फिर 4d की फिलिंग होगी, क्योंकि 4d की एनर्जी ज्यादा है। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो बाद में फिल होगा, जिसकी कम है वो पहले फिल होगा। ये इस ऑर्डर को आप ध्यान रखिए, रटने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से मोलर डायग्राम बना लेते हो तो फिर आप आराम से इनको यूं कर करके आराम से फिलिंग कर सकते हो, आसानी से, बिना किसी गलती के। ठीक है, अब एक चीज आपको और बता दें कि यहां पे हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि कौन से हमारे एसपीडीएफ सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, सो वैसे वो आगे आएगा, बट लगे हाथों में एक चीज बता दूं कि जैसे हमारा, इसको हम लोग पहले लिखते हैं एस में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हमारा जो P है उसमें आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, जो D है उसमें आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और जो F है उसमें आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैक्सिमम हर एक सबशेल में इतने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, इधर पे हमारे पास और भी हैं 2 चीजें। एक है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से क्या है, चलिए देखते हैं। 2 electrons in an atom can have a maximum of 3 quantum numbers that are same, but the 4th one must be different. किसी भी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स के, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के तीन ही क्वांटम नंबर्स हैं जो सेम हो सकते हैं, चौथा अलग होना ही पड़ेगा। कोई भी तीन से ज्यादा सेम नहीं हो सकते, क्योंकि हमने फिर ये भी तो पढ़ा हुआ है ना, यू कैन नॉट साइमल्टेनियसली, यू कैन नॉट टेल द पोजीशन एंड द वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहां पे भाई हम पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन कहां है और वो कहां की तरफ मूव कर रहा है, हम वो सब दोनों चीजें एक साथ नहीं बता सकते। मास, पोजीशन, वेयर इट इज गोइंग इलेक्ट्रॉन का, है ना। सो ये बताना आसान नहीं है और ना ही ये पॉसिबल है। ठीक है, सो उसके हिसाब से हम ये बोलते हैं कि भाई नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम वुड हैव a set of all the 4 quantum numbers same। चारों के चारों क्वांटम नंबर्स किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स में सेम नहीं हो सकते एक एटम के। ठीक है, चौथे वाले को अलग होना ही पड़ेगा। और अगर आपका सही चौथा वाला भी सेम आ रहा है, मतलब आपके चारों क्वांटम नंबर्स 2 इलेक्ट्रॉन के सेम आ रहे हैं, मतलब आपने गलत निकाला है एक तरीके से। ठीक है, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अब यहां पे आ गया हुन्स रूल। ठीक है, देखिए, pairing of electrons in a subshell starts when all the degenerate orbitals are filled with unpaired electrons with parallel spin. Hence pairing of electrons in p, d and f subshell starts with the introduction of 4th, 6th and 8th electron respectively। तो ध्यान से देखिए, इनका कहना यह है हुन्स रूल में कि जब तक, आपको यह ध्यान है कि हम ऐसे बनाते आ रहे हैं इतनी देर से ऑर्बिटल्स को, जैसे ये p है ना, ये p ऑर्बिटल है, तो उनका यह कहना है कि जैसे मेरे को इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन को ना ऐसे नहीं भर सकता, मैं ऐसे नहीं भर सकता 4 को, मुझे सबको कम से कम नहीं तो इंडिविजुअली पहले भरना पड़ेगा। मेरे पास 4 है ना, तो 1 2 3, फिर आप पेयरिंग करो। आप पेयरिंग जब तक नहीं कर सकते, मतलब तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हर एक ऑर्बिटल इंडिविजुअली एक एक इलेक्ट्रॉन से भर गया हो। जब ये सारे एक एक इलेक्ट्रॉन से भर गए हो, उसके बाद आप आराम से पेयरिंग कर सकते हो। ठीक है, और ये किसके लिए लागू होता है? डीजनरेट ऑर्बिटल्स के लिए, जिनकी एनर्जी सेम हो, जिनकी एनर्जी सेम हो। ये जब हम लोग डी ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे ना, उसमें जब डी के ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। वो तब जब पढ़ेंगे तब आपको समझाया जाएगा। सो फिलहाल के लिए पेयरिंग तभी करें जब सारे ऑर्बिटल्स सिंगली फिल हो गए हों। क्लियर? सिंगली फिल होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर फिलिंग अप द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स। अब हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग में जरूरी होते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स लेड डाउन फॉर फिलिंग अप द इलेक्ट्रॉन्स इन द रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स। दीज आर एज फॉलोज। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मेन एनर्जी लेवल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। जो मेन ऑर्बिट होता है हमारा, जो मेन शेल होता है, उसमें 2n स्क्वायर के हिसाब से फिलिंग होती है, वेयर n इज द नंबर ऑफ द मेन एनर्जी लेवल। ये हम पढ़ चुके हैं।
नेक्स्ट आता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन a subshell or orbital like SPDF is equal to 2 into 2L plus 1. ठीक है, where the value of L is 0, 1, 2 and 3 respectively. ये जो हमारा L था, ये आपको अगर याद हो तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, जहां पे S, P, D और F को हमने क्या बोला था, 0, 1, 2 and 3. These are all the L's. SPDF के 0, 1, 2, 3 है ये. Okay, so 2 into 2, ये 2 inside the bracket 2L plus 1 where the value of L is 0, 1, 2 and 3 respectively for SP, D and F. Hence the maximum number of electrons in SP, D and F are 2, 6, 10 and 14 respectively. ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जस्ट पिछले वाली स्लाइड में ही आपको ये चीज कहीं बताई थी. ठीक है, यहां पे इसी स्लाइड में मैंने आपको बताई थी, यहां पे नीचे रख के. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आता है एज अ वर्किंग रूल. अब थर्ड पॉइंट इसका, एज अ वर्किंग रूल अ न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स दैट ऑर्बिटल वेयर n plus 1 is minimum. For example, the n plus 1 value of 4s orbital is 4 plus 0 is equals to, और एक मिनट, ये 1 नहीं है, ये l है. ओके, दिस इज l. ये 1 नहीं है, l है. वो स्मॉल l को है ना इस तरीके से टाइपिंग में आता है वो, तो ये l है. ठीक है ना, स्मॉल l है ये इस तरीके से. तो देखिए, a new electron enters the orbital where n plus L is minimum. For example, the n plus L value of 4s orbital is 4 plus 0 is equals to 4. तो अब आप खुद सोचिए 4s को आप कैसे लिखोगे. 4 और जो L है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, तो 4s, s का मतलब क्या होता है हमारा, O 0. L जो हो गया वो इसका 0 हो गया इसका, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4. इसका आंसर आया 4. आगे देखिए, एंड दैट फॉर द 3D ऑर्बिटल इज 3 plus 2 is equals to 5. तो 3 plus 2 is equals to 5 को कैसे जस्टिफाई करें, देखिए यह है 3D. हमने SPDF में 0, 1, 2, 3 इसको 2 बोला हुआ है D को, तो ये हो जाएगा 3 plus 2 is equals to 5. तो इसका नंबरिंग जो है वो छोटी है, 4 आ रहा है, इसका नंबरिंग ज्यादा आ रही है. तो जिसकी नंबरिंग कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले होती है, इसलिए 4s पहले भरा है, उसके बाद 3D भरा है. ठीक है, पहले 4s भराया गया है इलेक्ट्रॉन से, फिर उसके बाद हमने 3D को भरा है, ओवर इसी रीजन के कारण. ठीक है, आगे हमारा यहां तक हो गया, 5 तक हो गया. हेंस द इलेक्ट्रॉन एंटर्स 4s ऑर्बिटल बिफोर एंटरिंग 3D. इसलिए 4s में वो पहले एंटर हो जाता है, इससे पहले कि वो 3D में एंटर हो. इन केस n plus L वैल्यू इज इक्वल टू 2 ऑर्बिटल्स, देन द इलेक्ट्रॉन एंटर्स दैट ऑर्बिटल हुज n वैल्यू इज लेस. तो अब जैसे समझ लो 2 ऑर्बिटल्स की ये n plus L की जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है, तो उसमें एंटर होगा जहां पे n छोटा होगा. मतलब जो मेन ऑर्बिट है ना हमारा, वो जो पहले वाला ऑर्बिट होगा जिसका n छोटा होगा, उसमें फिलिंग हो जाएगी ओनली देन व्हेन n plus L वैल्यू ऑफ 2 शेल्स इज इक्वल. 2 अलग अलग शेल्स की n plus L वैल्यू अगर सेम है तो फिलिंग उसमें होगी जिसका n छोटा होगा. क्लियर? देन फॉर एग्जांपल n plus L वैल्यू ऑफ 3D is equals 3 plus 2 5 and 4p is 4 plus 1 5. In this case the electron prefers to enter the 3D orbital. अब इस केस में देखिए 3D और 4p दोनों में क्या हो रहा है, 5 5 आ रहा है टोटल हमारा. ठीक है, जो n plus L वाली वैल्यू है ना, जो हम उसकी बात कर रहे हैं, तो n plus L की जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए, उसमें जाएगा. तो इसका 5 आ रहा था, इसका भी 5 आ रहा था, ये इक्वल हो गया. तो जिसका n छोटा था, इसका n है 3, इसका n है 4, तो जिसका n छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाएगी. ओके, नाउ ईच ऑर्बिटल s px py pz dx dxy dz dxz, यहां पे आगे उन्होंने एटसेट्रा इसीलिए डाल दिया है कि n नंबर ऑफ आगे और ऑर्बिटल्स होंगे. कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ ऑपोजिट स्पिन एज गिवन बाय पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. इनका ये कहना है कि हर ऑर्बिटल जो है, ये कोई भी ऑर्बिटल हो, कितने भी ऑर्बिटल्स हो, वो 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते अपने अंदर. जैसे कि ये है, तो अब आप देखो मैं इसमें फिलिंग कितनी कर सकता हूं, ऐसा एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इससे ज्यादा की फिलिंग मैं नहीं कर सकता. अब मैं ये सोचूं अगर कि यहां पे 1 2 फिर उसके बाद 3, ऐसे 3 3 करके मैं यहां पे अगर ये 4 4 करके डाल दूं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है. आपके सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किसी भी ऑर्बिटल में आ सकते हैं. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. और वो भी एक चीज और ध्यान से देखिए, मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ ऑपोजिट स्पिन.
स्पिन भी उल्टी होगी। ये ऐसे भी आप शो कर सकते हो या ऐसे शो कर सकते हो क्लॉकवाइज को, एंटी क्लॉकवाइज को आप ऐसे शो कर सकते हो या ऐसे शो कर सकते हो। तो हम हमेशा पेयर रखते हैं और वो पेयर में एक एंटी क्लॉकवाइज तो एक क्लॉकवाइज होता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे। The electronic configuration of an atom is written in terms of N, L, X. तो N, L and X इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। N की जगह आप शेल डाल दो। N क्या है? हमारा मेन जो शेल है, मेन एनर्जी लेवल, आपने वो डाल दिया या उसका नंबर डाल दिया। L की जगह आप डाल दो कि भाई S है, P है, D है या F है, और X की जगह आप डाल दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। सो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे समझ लो दूसरे शेल में S में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे शेल में S में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे लिखेंगे 2s2। ओके, हम इसको लिखेंगे 2s2। तो कैसे लिखते हैं? जैसे पहला शेल है, तो पहले शेल में ध्यान से देखिएगा, ये समझ आ गया आपको? अगर आप इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, सो अब देखिए, हमें फिलिंग करनी है जब इलेक्ट्रॉन की, तो पहले शेल में हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो आप कैसे निकाल सकते हो? n-1 से। तो जो हमारा पहला शेल है उसमें एक ही सब शेल आता है S, सेकंड वाले में आता है S और P, थर्ड वाले में आ जाता है S P D और फोर्थ वाले में आ जाता है S P D F। इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, सो अब हम फिलिंग कैसे करेंगे? जैसे समझ लो मुझे भरना है इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के लिए, फ्लोरीन के लिए करना है, तो कैसे करेंगे? फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। अब ध्यान से देखिएगा, 1s 1s2, फिर आएगा सेकेंड शेल का पहले S 2s2, फिर 2p। अब 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, 9 में से 4 तो हमने यहां लगा दिए, p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, बट हमने यहां भर दिए 5, क्योंकि 5 ही तो बचे, 5 6 7 8 9। अब आप खुद देखिए S में टोटल कितने हैं? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, हमने यही पढ़ा है बोहर-बरी स्कीम के हिसाब से कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। तो देखिए दूसरा शेल ये पूरा है, कितने हैं? 5 + 2 7, यहां 7 आ गए, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, तभी P की जो लिमिट होती है वो 6 होती है, 6 से ज्यादा नहीं आ सकते। तो 6 + 2 8। अब देखो, अब मैं अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या था? 2,7, अंदर वाले में 2, क्योंकि इनर मोस्ट में 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, और उसके बाद 8 मैक्सिमम आ सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो यहां 7 2 7, यहां पे भी देखो वही सिस्टम बन रहा है 2 7। इस तरीके से फिलिंग हम लोग लिखते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखा जाता है। 1s2 2s2 2p 3s 3p देन 4s 3d। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, पेयरिंग टेक्स प्लेस ओनली विद द एंट्री ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन द s ऑर्बिटल। अब आपको तो ये पता है कि पेयरिंग तभी होगी जब अगला एक और इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा। अब हमारे पास है s ऑर्बिटल, ठीक है, ये s का एक ऑर्बिटल हमारे पास है, पेयरिंग क्या अकेले में हो जाएगी? जब एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तभी पेयरिंग होगी इसकी। उनने वही बोला है, पेयरिंग टेक्स प्लेस ओनली विद द एंट्री ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इन द s ऑर्बिटल, फोर्थ इलेक्ट्रॉन इन द p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल में जब चौथा इलेक्ट्रॉन आता है ना, तभी पेयरिंग हो पाती है। कैसे? ध्यान से देखिएगा, ये 3 है, दिस इज फॉर p, ये p ऑर्बिट की ऑर्बिटल्स है, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब चौथा आएगा ना, तब उसकी पेयरिंग कंप्लीट होगी, तो चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ ही पेयरिंग हो सकती है। ओके, एंड सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन इन द d ऑर्बिटल। तो चलिए d को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सो 1 2 3 4 5 और 6, छठे इलेक्ट्रॉन में सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन इन द d ऑर्बिटल। तो d ऑर्बिटल में सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पेयरिंग कराता है। 5 तो ऐसे ही भरा गया, छठे ने पेयरिंग कराई। ओके, देन these orbitals are identical in energy in the absence of any electric। अच्छा, F का भी बचा है 8, चलो वो भी आपको मैं बता देता हूं एक बार। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7।
8वें इलेक्ट्रॉन पे पेयरिंग हुई ना, तो वो यहीं लिखा हुआ है ये चीज कि 8th in the f orbital. Now these orbitals are identical in energy in the absence of any electric or magnetic field and are called degenerate orbitals. इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी होती है, ठीक है, और जब तक कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हुई है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने के बाद एनर्जी अलग अलग हो सकती है, ठीक है, मगर अभी जब तक नहीं हो रही है इनमें एनर्जी सेम है सारे ऑर्बिटल्स की, और इसीलिए इन ऑर्बिटल्स को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं. दैट मींस दे हैव सेम एनर्जी. क्लियर? चलिए आगे, ये किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, ठीक है. चलिए आगे आता है अब नेक्स्ट, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड सब शेल्स. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तुम्हें 12th तक लेके जाएगा ये पॉइंट. 12th के बाद नीट और जेडब्ल्यू में भी ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट समझना ही सबसे बड़ी चीज होती है. ध्यान से सुनिए, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड सब शेल्स इंपार्ट ग्रेटर स्टेबिलिटी टू द एटम. आ गया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड हमारे सब शेल्स होते हैं ना, वो बहुत स्टेबिलिटी देते हैं एटम को. कैसे? ये है P. अब दो कंडीशन दिखा रहा हूं आपको, 1 2 3. ये हाफ फिल्ड है, फुली फिल्ड में तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, हाफ फिल्ड है 1 2 3 4. इससे ज्यादा एनर्जी, इससे ये बी वाले से ज्यादा एनर्जी हमारे ए की होगी, क्योंकि वो हाफ फिल्ड है. तो याद रखिएगा दिमाग में फैक्ट, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड जो कंडीशंस होती हैं वो स्टेबिलिटी ज्यादा देती हैं किसी भी एटम को, ठीक है, या किसी भी शेल को. सो इसमें 4. इवन अगर मैं एक और केस सी भी ले लूं तो 1 2, इससे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी ए की, और ए की बी से भी ज्यादा होगी. तो ए जो है वो सबसे सर्वोपरि है, सबसे शक्तिशाली है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है. या एक और स्टेबिलिटी आपको इस कंडीशन में मिल जाएगी, 1 2 3 4 5 6. सो हाफ फिल्ड या फिर फुली फिल्ड. हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो सबशेल होते हैं वो ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. हेंस actual electronic configuration of such transition elements are different from the expected electronic configuration. जो हमने एक्सपेक्ट किया है उससे अलग कॉन्फ़िगरेशंस कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के होते हैं. क्योंकि यहां पे एक वर्ड आया है तो मैं आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बता दूं. क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स? जो है वो आपको पीरियोडिक टेबल में, जैसे हमारी ये पीरियोडिक टेबल है ना, इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में यहां पे आपको इस हिस्से में ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है. यहां पे एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और नीचे यहां पे आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है. सो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कुछ जगह पे आपको एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, expected electronic configuration of chromium and copper are, chromium का है 3d4 4s2 और copper का है 3d9 4s2 respectively. However, their actual electronic configurations are chromium 3d5 4s1 and copper 3d10 4s1. 3d10 4s1 और chromium में 3d5 4s1 होता है. आगे, most of the expectation to the electronic configuration predicted from the Aufbau principle occur among elements within atomic number Z ग्रेटर देन 20, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा होता है उनके साथ, ठीक है. सो ज्यादातर एक्सपेक्टेशंस है ना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के प्रिडिक्शन से और ऑफबा प्रिंसिपल से, ये कहां पे आता है? जिनके एटॉमिक नंबर 20 से ऊपर. जहां 20 से ऊपर एटॉमिक नंबर निकलता है ना, वहां पे थोड़े थोड़े चेंजेस आने लगते हैं. क्यों आने लगते हैं पता है? जैसे ये बना 2881 पोटेशियम, ये आता है 2882 कैल्शियम. अब स्कैंडियम आएगा ना, अब स्कैंडियम के लिए यहां इस शेल में फिलिंग नहीं होगी, अब फिलिंग होगी वापस से पीछे शेल में. तो स्कैंडियम का होता है 2892. ऐसा यहां से बस चेंज आना शुरू हो जाता है स्कैंडियम से, फिर वो चेंज चलने लगता है. क्लियर हुआ? सो यहां पे हमारे ये कुछ रूल्स हमने कंप्लीट कर लिए. ओके, बड़ी भारी भरकम सी एक टेबल आ गई है. चलिए देखते हैं. अब यहां देखो, इस टेबल में उन्होंने कुछ नहीं बताया है, अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग बताई है. और ये मैंने इसलिए डलवाई है टेबल ताकि आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें
और बहुत अच्छे से आप उसे खुद बैठ के एक बार एनालाइज करें। जब खुद से बैठ के एनालाइज करोगे ना तो चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। मैं हर एक बार टेबल के बीच में से हटूंगा, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहला, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एटॉमिक नंबर्स है। एक इलेक्ट्रॉन होता है वो 1s में है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 1s2। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर लिथियम में 3 होता है, तो s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो एक बचा हुआ था वो सेकेंड शेल में चला गया, उसके s में, s ऑर्बिट में, सब शेल में, सॉरी। ओके, फिर आता है हमारा बेरिलियम। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें 2 इसमें। अब s में 2 से ज्यादा तो भर नहीं सकते। फिर अगले वाले में देखो, बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें 2 इसमें, एक चला गया p में। अब p में कंटिन्यूअसली आप देखोगे 6 तक भराएंगे ध्यान, और ये सब खाली पड़े, इनमें तो कुछ है ही नहीं अभी, तो ये खाली पड़े। ध्यान से देखिएगा, 6 तक भरा गए। अब 6 के बाद अगले वाले में सोडियम में देखो, अगला जो एक था वो नेक्स्ट शेल में चला गया 3 में। तो दिस इज द थर्ड शेल, दिस इज सेकंड शेल, दिस इज फर्स्ट शेल। मैक्सिमम देखो, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। देखो कहीं पे भी देख लो, 6 + 2 8। बाकी जो अब इलेक्ट्रॉन आएंगे वो थर्ड शेल में चले जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड शेल में, हाँ ये समझ आ रहे हैं आपको? आगे बढ़ते हैं अब हम। ओके, पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब अगले का ले लीजिए। मैं ये लिख देता हूं यहां पे कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन है ये मिला के। ठीक है, सो इसका ले लीजिए एक। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें वही सेम फीलिंग है जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं अभी। और जैसे मैंने आपको स्कैंडियम का केस बताया था, तो एक बार स्कैंडियम का केस देखिएगा। कैल्शियम तक देखिए फिलिंग कैसी हुई है, 2 8 8 और 2, है ना। सो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे शेल में कैल्शियम में होता है ना 2 8 8 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही आप स्कैंडियम में देखो, 2 8 और मैंने आपको बताया था 9, वहां पे चेंज हो जाता है। अब उधर पे ना फिलिंग होके अंदर पहले फिलिंग होगी। तो ध्यान से देखिए, 6 7 8 9, यहां पे 9 हो गए और फिर आखिर में 2। क्लियर? आगे देखिए, 2, फिर से ये 8, अब ये देखो 6 7 8 9 10, अंदर बढ़ते जा रहे हैं, बाहर उतने के उतने ही रहेंगे इधर तक। फिर मैंने आपको बताया था अब भी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल, क्रोमियम में चेंज आता है। तो क्रोमियम का चेंज देखिए, 2 8, अब ये देखो 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आ गया 13 और आखिरी वाले शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक और देखो चेंज, एक क्रोमियम का केस अलग है, एक कॉपर का केस अलग है। यहां 2, ये 8, फिर 10 और 6 16 और 2 18 और एक ये 1 बाहर। ठीक है, सो इस तरीके से क्रोमियम और कॉपर में अलग अलग तरह की फिलिंग होती है। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और ये स्पेशल केसेस, अच्छा स्पेशल केसेस का एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। एस ऑर्बिटल क्या है, देखो पहले ये लोग क्या चाह रहे हैं इसमें कि जैसे हमारे ये है एस, ये है पी, ये है डी, है ना। तो ये एस पी डी और फिर ये अगले वाले का एस है। तो ये प्रेफर करता है कि क्यों ना हम हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन रख लें। ठीक है, सबसे पहले देखो एसपीडी के इसके केस में क्या हो रहा है ना, ये हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड के केस के कारण इतने नाटक हो रहे हैं। तो 2 6 5 1 क्या हो रहा है, हम यहां चाहते थे कि हमारा जो कॉपर है, कॉपर के इस वाले शेल में देखो 6 7 8 9 10 11 12 13 इलेक्ट्रॉन टोटल आ रहे हैं। ये वाला जो है वो डी है, और अभी हमने आपको बताया था कि डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कॉपर के लिए जो उसका डी ऑर्बिटल है ये एक, अब कितने हैं यहां 5। तो ध्यान से देखो, आना वैसे क्या चाहिए था, 4s पहले भरता है फिर 3d भरता है। तो इट वाज टू बी 4s2 3d4, ऐसा होना था। तो हमने क्या किया, मतलब हमने तो नहीं, कॉपर क्रोमियम ने ऐसा किया। ये क्रोमियम का केस है। ठीक है, इसको एक मिनट सही कर दिया जाए, कॉपर का केस बाद में करेंगे, नीचे है कॉपर। ठीक है, तो क्रोमियम के केस में देखिए क्या हो रहा है, 3d4 और 4s2 है। उन्हें बोला नहीं, कॉपर क्रोमियम ने खुद ने, कि भाई इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप इसे दो ताकि ये 3d5 हो जाए। और जब ये 3d5 हो जाएगा तो आप देखो हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो ये 3d भी हाफ फिल हो जाएगा और s भी हाफ फिल हो जाएगा। अभी s फुली फिल्ड है, अच्छी बात है,
पर 3D भी अभी हमारा हाफ फील्ड भी नहीं है, फुली फील्ड भी नहीं है, तो इसको हाफ फील्ड करने के लिए और स्टेबिलिटी देने के लिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास चला जाता है। क्लियर हुआ? और जैसे ही उसके पास जाता है वो बन जाता है 4s1 3d5। तो 4s1 ये 4 जो हमारा ये फोर्थ शेल है ना, तो 4s1 और 3d5 इस तरीके से ये काम हो जाता है। तो 1 2 3 एंड दिस शुड बी 4। ठीक है, ये हो गया हमारा 4। तो 4s1 एंड 3d5 इस तरीके से फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्लियर? चलिए, और इस वाले में भी वही हो रहा है कि पहले कॉपर में क्या हो रहा था, इट वॉज 3d9 एंड 4s2। तो 3d9 4s2 में क्या हो रहा था, 3d9 4s2 इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन 3d10 करने के लिए दे दिया ताकि फुली फिल्ड कंडीशन आ जाए। अभी 3d5 क्रोमियम का है, कॉपर का 3d10 होता है फुली फिल्ड, तो ये भी फुली फिल्ड और 4s हाफ फिल्ड, इससे स्टेबिलिटी आ जाती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ये फिलिंग चलती रहेगी और अब इसको आप लोग थोड़ा सेल्फ एनालाइज करिएगा, फिर अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल के बता सकते हैं, बट सेल्फ एनालिसिस जरूर करिए इसका। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये लास्ट एंड यहां एक चीज और, जब आप इनके स्क्रीनशॉट लें तो अपनी एक चीज अपडेट कर दीजिएगा कि ये जो हमारा ये वाला जो शेल है n वाला, इट इज n इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहां पे n इज इक्वल्स टू 4 है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो ये हर जगह पे अपडेट कर दीजिए। और लास्ट वाला तो आई थिंक आप स्क्रीनशॉट अब ले सकते हो, दिस इज n इज इक्वल्स टू 4, है ना। और ये जो लास्ट है ये तो 5 हो जाएगा, तो जहां जहां इसकी जरूरत हो आप यहां पे इसको 5 कर सकते हो इस तरीके से। जस्ट अ मिनट। ओके, दिस इज n इज इक्वल्स टू 5, दैट इज 4 3 2 1। क्लियर? तो इसको रेफरेंस लेके बाकियों के लिए आप लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दिस इज n इज इक्वल्स टू 5, दिस इज n इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो चलिए यहां पे इसी के साथ हमने फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से समझ लिया है। और अब बात करते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस को सीक्वेंस में कैसे देखा जाए। तो सीक्वेंस में देखने के लिए प्लेलिस्ट को सर्च करिए। बाय चांस प्लेलिस्ट अगर नहीं मिल रही है यूट्यूब पे, तो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com पे आप जाके, और वहां पे जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो सारे कोर्सेज दिखेंगे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको जेडबलई और नीट के कोर्सेज दिखेंगे। यहां आप जेडबलई या नीट जिसे खोलोगे आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के वीडियोस वहां पे फाउंडेशन कोर्स के नीचे मिल जाएंगे, ऊपर मेन सिलेबस के कोर्स वीडियोस हैं। वॉच नाउ पे केमिस्ट्री में आप क्लिक करिए, जैसे ही क्लिक करेंगे कोर्स ओपन हो जाएगा, जहां पे यहां कोर्स की पूरी डिटेल्स दी होंगी और नीचे यहां पे उनने चैप्टर्स दिए हैं। चैप्टर पे क्लिक कीजिए, ड्रॉप बॉक्स आएगा, ड्रॉप बॉक्स में जो जो भी वीडियोस होंगे सबके आगे वॉच नाउ का ऑप्शन होगा। वॉच नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करिए, जैसे ही क्लिक करेंगे आपका वीडियो प्ले हो जाएगा, यूट्यूब का प्लेयर यहीं पे चल जाएगा, इधर पे ही वेबसाइट पे। ओके, सो मैग्नेट ब्रेन्स फाउंडेशन कोर्सेज और जेडबलई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी सारी चीजें 100% फ्री में कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन, कोई फीस नहीं पे करनी है, क्योंकि यहां सारी चीजें फ्री हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। सो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, अपने रिलेटिव्स और अपने पीयर ग्रुप के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट चैनल। थैंक यू।